Okay, now beta, we have chapter 3rd of unit 3rd, that is magnetism and matter. In this chapter, we are going to study about magnetic dipole of magnets and earth magnetic field. So beta, first of all, the definition of magnetism. Magnetism होता क्या? Phenomena of attraction of small bits of iron, steel or cobalt towards magnets. And naturally it is ore Fe3O4 magnetite. Clear? ओके बेटा, यदि मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करूँ, हमारे पास बार मैग्नेट होता है, होर्शू मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक कंपास नीडल होते हैं और सभी के पास दो पोल है, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक डेफिनेशन आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या? इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. At this point, you want to know the direction of magnetic field. Then what you have to do? You have to draw a tangent, and this will give the direction of magnetic field at point P. Okay, beta. Now we have uniform magnetic field. बड़ा uniform magnetic field को represent करने के हमारे पास कई सारे वे हैं. Either you can represent with the help of straight lines having equal distances between them, or by this cross means magnetic field is into the paper vertical downward, and beta this dot, these are representing that magnetic field is in upward direction, outward to the paper. Clear? Okay beta. Next, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बेटा नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग है कि जैसे जैसे मैं पोजीशन को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल नहीं होगी. सपोज इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर स्पेसिंग बिटवीन लाइंस यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है. तो बेटा स्पेस के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेम नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. ओके बेटा, नाउ आई विल टॉक अबाउट द बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. बेटा बार मैग्नेट के दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ. तो बेटा पोल क्या होता है? रीजन्स होते हैं अट्रैक्शन near to ends of a magnet where magnetic force due to bar magnet is maximum. It means if you look at this diagram, it is north pole, it is south pole. तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पोल पर क्या हाई है. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स इज मैक्सिमम. क्लियर? ओके बेटा, नाउ बार मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है. मीन्स क्या है कि नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट साउथ पोल और साउथ विल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल. बेटा बार मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है. आप सबको पता है कि यदि हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग जियोग्राफिक एनएस लाइन. मतलब क्या बेटा? जैसे मान लो अर्थ का नॉर्थ ये है, अर्थ का साउथ ही है, जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की बात करती है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन करती है. जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इधर आता है और साउथ पोल है वो इधर आता है. ठीक है. इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. ओके बेटा, नाउ आई विल टेल अबाउट पोल स्ट्रेंथ. ये मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ मैं मान रहा हूँ स्मॉल एम. पोल स्ट्रेंथ आपको देता है कि उसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की पावर है. तो बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है. यदि मैं इसको ऐसे कट कर दूँ दो हिस्सों में, तो अभी भी इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? एम. वो हम कैसे बताएंगे? सपोज यहाँ से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे गई इस तरीके से, तो बेटा जितना ये एरिया है, सेम एरिया ये है, तो अभी भी 10 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जाएंगी. तो अभी भी जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी रही है? एम. बेटा इस केस में देखिए, जो मैंने ऐसे कट किया है तो एरिया मैंने हाफ ऑफ कर दिया दिस वन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कम हो जाएंगी. तो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? m/2. यहाँ पर भी कितनी रहेगी? m/2. ओके बेटा, नाउ आई हैव मैग्नेटिक डायपोल. बेटा जैसे अपने इलेक्ट्रिक डायपोल किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे -q एंड q सेपरेटेड बाय 2a, तो q × 2a को बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल. इन द सेम वे वी हैव मैग्नेटिक डायपोल. बेटा मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. और यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है उसको बोलते हैं 2l, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ. और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M. तो कैपिटल M की वैल्यू क्या है? आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, तो M × 2l. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो तो होती है साउथ टू नॉर्थ. तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो M वेक्टर इक्वल टू स्मॉल m × 2l वेक्टर. क्लियर?
तो बेटा यदि मैं मैग्नेटिक डायपोल की बात करूँ तो मैग्नेटिक डायपोल को आप सिंपल ये कहेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ओके बेटा। अगला टॉपिक है मेरे पास करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। बेटा कोई भी करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। सबसे पहली बात देखिए कि मैग्नेटिक डायपोल का मीनिंग क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल आपको हिंट देता है कि जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। यदि इलेक्ट्रिक डायपोल हाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जिस के कारण वो भी हाई होगा। तो बेटा जिस केस में मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो हाई स्ट्रेंथेंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बेटा मैग्नेटिक डायपोल की पहचान क्या है कि इस अरेंजमेंट में हमारे पास दो पोल होने चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो करंट लूप होता है उसके पास भी दो पोल होते हैं। कैसे? यदि मैं करंट लूप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यदि ऊपर की तरफ से देखो तो करंट एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक मीन्स नॉर्थ पोल। आपको मैंने क्लॉक रूल बताया था जो फर्स्ट चैप्टर था इसी यूनिट का। तो जब भी करंट नॉर्थ एंटी क्लॉक में फ्लो करता है तो दैट एक्ट लाइक नॉर्थ पोल। तो बेटा ऊपर से तो नॉर्थ पोल है, तो नीचे से देखेंगे ये कैसा नजर आएगा, साउथ पोल। तो इसके पास दो पोल हो गए, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल बन गया। तो बेटा जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है और एरिया ऑफ लूप के। तो एम प्रोपोर्शनल टू आई ए, एम इक्वल टू के आई ए। के को 1 पुट कर दो तो एम की वैल्यू आई ए बन गई। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, नॉर्मल टू द प्लेन। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, ओके बेटा। ये तो एक लूप के लिए। यदि मेरे पास n नंबर ऑफ लूप है तो m विल बिकम NIA। लुक, देखिए बेटा m इक्वल टू NIA। डायरेक्शन में पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा बेटा आपने टोर्क का कॉन्सेप्ट किया था, टोर्क किसके इक्वल है, NIA भी साइन फाई। बेटा NIA मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो यहाँ पर मैं m लिख सकता हूँ। टोर्क m भी साइन फाई तो m क्रॉस भी आई कैन राइट। बेटा जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बेटा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा, तो करंट कैरिंग लूप बन गया। और हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो करंट कैरिंग लूप होता है ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे। इसमें करंट कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन टी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ई बाई टी आ गया। बेटा वी नो वेरी वेल दैट ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई न्यू। तो 2 पाई ओवर टी लिखा जा सकता है, न्यू क्या होता है 1 ओवर टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 पाई ओवर ओमेगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो ई ओमेगा ओवर 2 पाई आ गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है बेटा, आई ए। आई की वैल्यू ये रख दो, एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ई ओमेगा ओवर 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। ये पहली इक्वेशन आ गई। तो मुझे करना क्या है बेटा, मुझे इस ओमेगा और आर स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करना है किसी नॉन वैल्यू से। बेटा बोहर का सेकंड जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एम्बियर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये बोहर थ्योरी में आप पढ़ चुके हो। बेटा सर्कुलर मोशन में वी की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा। तो एम आर ओमेगा इंटू आर एन एच ओवर 2 पाई। तो बेटा यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एन एच ओवर 2 पाई एम ई। तो इस ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा m की वैल्यू एन ई एच ओवर 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि बेटा m की वैल्यू को मैं 1 पुट कर दूँ तो m की वैल्यू बन जाएगी ई एच ओवर 4 पाई एम ई। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटोन, न्यू बी। ठीक है, तो बेटा आप e की वैल्यू h की वैल्यू 4 पाई एम ई की वैल्यू पुट कर दो तो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी। देखो व्हेन यू पुट द वैल्यूज then you will get Bohr magnetone as 9.27 into 10 power minus 24. But next I have bar magnet as solenoid. तो बेटा इस टॉपिक में हमें करना क्या है, हमें ये दिखाना है कि जो बार मैग्नेट और सोलेनोइड होता है दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला, इनके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको रिजेंबल दिखवा दो। सेकंड, हम किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड ये प्रूफ करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एट दैट पॉइंट ड्यू टू बोथ इज सेम।
तो बेटा इसके लिए मुझे करना क्या है, मैंने ये सोलेनोइड लिया यहाँ पर, तो सोलेनोइड के कारण P पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना चाहूँगा। तो सेम इसी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। यदि दोनों के रिजल्ट सेम आ गए तो दोनों क्या इक्विवेलेंट है। तो बेटा ये सोलेनोइड है हमारे पास, ये इसका मिड पॉइंट है O, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा I, ठीक है। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है 2L। बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, स्मॉल लेंथ, ये लेंथ ये मैंने एज्यूम कर ली ऑफ लेंथ dx, ठीक है। ओरिजिन से जो सेंटर है इससे ये कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है। इसकी रेडियस कितनी है बेटा a, ठीक है। P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस रीजन के कारण। बेटा dx में यदि मैं मानता हूं dx में n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो इसको बताने के लिए मैं करता क्या हूं, सपोज मैंने स्मॉल n मान लिया नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में तो इतने नंबर ऑफ टर्न है, तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा dx, तो इसमें कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्न n इंटू dx, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये सर्कुलर लूप बन गया। तो सर्कुलर लूप के कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक और चीज़ देखेंगे, सेंटर से P तक का डिस्टेंस है r, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो यहाँ से लेकर P तक का कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। तो इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक निकालना है। तो एक्सियल डिस्टेंस मेरे पास r माइनस एक्स, रेडियस a है, नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं इसके अंदर n dx। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना होता है, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a का स्क्वायर डिवाइड बाय ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वहाँ पर लिखते थे, याद हो आपको, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे कैसे, 2 पाई ऐसे कैसे, नंबर ऑफ लूप्स n dx आ गया, i a स्क्वायर ऐसे कैसे, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर तो होता है रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर तो ये लिख दिया। वहाँ पर जो x होता था वो एक्सियल डिस्टेंस होता था, यहाँ पर कितना r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? ओके बेटा, अब इस एक्सप्रेशन में थोड़ा ध्यान देंगे। यदि मैं P पॉइंट को वेरी वेरी फार अवे कहता हूँ तो R की वैल्यू जो है A से बहुत ग्रेटर है और R की वैल्यू X से भी बहुत ग्रेटर है। देखो मीनिंग क्या है बेटा, ये P पॉइंट है, यदि सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है बहुत बहुत ज़्यादा बन जाए तो R के मुकाबले X को भी नेगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और R के मुकाबले इस रेडियस A को भी नेगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो बेटा इस एक्सप्रेशन में देखें, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस R इस वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस एंड X, तो बेटा R के मुकाबले X एंड A को नेगलेक्ट कर लूँगा मैं, तो R का स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगी। देखो न्यू नॉट अपॉन 2 पाई n dx i स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2, तो उसको सोल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगा। तो बेटा ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, dB निकला है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल लूप, ये जितना भी लूप आपके पास है, तो बेटा ये तो मैग्नेटिक फील्ड आया dx के कारण। तो टोटल लेंथ कितनी है 12, तो मैं यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालूंगा तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करूँगा, 0 to 12, क्योंकि लेंथ उसकी 12 है। तो बेटा इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट आपके पास ये आ गया। तो बेटा आपको पता है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है NIE के बराबर होती है, नंबर ऑफ लूप n इंटू 12 है, क्योंकि बेटा n होता है नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ है 12, तो स्मॉल n को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लूप्स i पाई a स्क्वायर, इस वैल्यू को m से रिप्लेस कर दो, आ गया न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। बेटा सेम मैग्नेटिक फील्ड जो एक बार मैग्नेट होती है, यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है तो यही मैग्नेटिक फील्ड ये बार मैग्नेट इस पॉइंट पर देगी।
तो बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप सीधे ही लिखोगे सेम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस। क्लियर? तो बेटा इससे हमें पता कि दोनों रिजेंबल करते हैं। तो ये इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न है। आप सबको पता आउट N2S इनसाइड S2N, आउट N2S इनसाइड S2N। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न है रिजेंबल करता है। क्लियर? ओके बेटा, नाउ अब हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, कर्व लाइन टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो इसके अक्रॉस टेंजेंट को ड्रॉ कर लो, तो आपको डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ये ट्रैवल करती है। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? ये क्लोज लूप बनाती है। पहले N2S गई, S2N गई। तो इसका एक और मीनिंग है कि आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यदि नॉर्थ है तो साउथ भी होना चाहिए, साउथ है तो नॉर्थ भी होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस विद ईच अदर एट ए पॉइंट। क्योंकि बेटा ऐसा हो गया तो उस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है बेटा, एक और चीज़ देखेंगे, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है एक तो क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन क्लोज होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको हाई मिलेगा। और ये आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फील्ड लाइन। जिस रीजन में फील्ड लाइन आपको ज़्यादा मिलेगी वहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। यदि बार मैग्नेट के केस में आप देखो तो जो पोल्स होते हैं ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड होती है। तो इसका मीनिंग है पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर? इस केस में देखें बेटा, ये तीन लाइन मैंने बनाई है, यहाँ पर स्पेसिंग कम है, यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, तो क्लोजनेस यहाँ पर ज़्यादा है। तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी के मुकाबले क्या है? हाई है। क्लियर? ओके बेटा, विद इट आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।